ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एक चार्ज पार्टिकल है तो इसके द्वारा कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, इसको कैसे क्वांटिफाई करते हो, इसको कैसे एक न्यूमेरिक वैल्यू तुम देते हो, है ना, वो अपने ऊपर है। क्यों अपने ऊपर है? जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ भी करते हैं वो कितनी बनानी है ये अपने ऊपर है। अपने को एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक अप्रोप्रिएट उठाना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे अगर यहाँ पर देखो, मान लेते हैं मैं ये बोलता हूँ कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है बाहर की तरफ, है ना, पॉजिटिव चार्ज है Q, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। तो अगर मैं कंसिडर करूँ एक, मान लेते हैं स्मॉल r रेडियस का, है ना, एक स्फीयर अगर मैं कंसिडर करूँ और मुझसे अगर कोई पूछे कि इस स्फीयर के थ्रू बताओ कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, है ना, तो मैं कैसे बताऊँगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस को मैं फाई से डिनोट कर रहा हूँ। फाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ये बात तो पक्की है। जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस इस स्फीयर से निकलेगी, इस इमेजनरी स्फीयर से निकलेगी। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ एप्सिलॉन। ठीक, ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक, एप्सिलॉन की वैल्यू रहती है इसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर। एप्सिलॉन नॉट इज़ अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 8.85। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है, इंटू 10⁻⁻12। ऐसा यूनिट्स वगैरह पर बाद में बातचीत कर लेंगे। एप्सिलॉन आर इज़ रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली अभी के लिए बस इतना समझ के चलो, मीडियम टू मीडियम वेरी करने वाला एक कांस्टेंट है। मेरे को जैसे केरोसिन तेल दे दिया, मेरे को केरोसिन ऑयल दे दिया, मेरे को लेट से कोई दूसरा एक ग्लास दे दिया, ऐसा तो सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग रहेगा। ठीक, यानी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस बेसिकली डिपेंड करती है कि तुमने किस मीडियम पर तुम बातचीत कर रहे हो। ठीक, एक वही सेम चार्ज पार्टिकल नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस की संख्या अलग निकालेगा अगर तुमने मीडियम चेंज कर दिया तो। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस आर डिपेंडेंट ऑन मीडियम, इस बात का तुम ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, अब बड़े ध्यान से समझो जो अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा हो। क्या पढ़ा? जो भी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस एक पॉइंट चार्ज Q इमेनेट करता है, इमेनेट करने का मतलब जो रिलीज़ करता है, जो छोड़ता है, एक तरह से रिलीज़ ही हो गया ना, जो उससे जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस, वो कितनी होगी? वो होगी Q/एप्सिलॉन। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, दीज आर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो, इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है। किस प्रकार से, कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ जो स्फीयर है मेरे पास, है ना, आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का, ठीक है, सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज लोकेटेड है और सेंटर से स्मॉल आर रेडियस पर मान लेते हैं किसी ने मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी। ठीक है, अब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो मेरे पास निकलाई है ना, अपॉन एरिया, एरिया की बातचीत चल रही है। ठीक है, एरिया मतलब कैसा, ये फील्ड लाइंस और एरिया का क्या संबंध है, कैसा क्या नाता रिश्ता है, और उसमें फील्ड पर भी फिर मुझे थोड़ी सी बातचीत करनी है, मैं बताता हूँ, है ना, देखते चलो। जैसे फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है ऐसा, और मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट कर रही है रीजन में, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ मान लेते हैं तुम लोगों को दी हुई है E है ऐसा। ठीक है, किसी ने तुमसे पूछा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या फिर मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ, जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस है वो तुम लोगों को दे रखी है कैपिटल N है, और इसका लेट से जो साइड की जो लेंथ्स हैं वो तुम लोगों को दे रखी है स्मॉल और स्मॉल b। तो तुम क्या बोलोगे, जो फ्लक्स है वो कितना है, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया इज़ व्हाट, कैपिटल N। अच्छा, एरिया कितना है भाई, एरिया हो गया AB, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, at each point on this square shaped planar area is what, N/AB ऐसा। ठीक है, ये बेसिकली तुमको इससे फील्ड, फ्लक्स, ये सब का आइडिया पता चल गया है कि
कौन सी चीज़ क्या है और आपस में उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है। हम अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पर वापस लौटते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो है मेरे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन, है ना। कितने एरिया में है ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। दिस एरिया ए इज़ व्हाट, जितने एरिया के थ्रू फील्ड लाइंस गुजर रही होगी वो वाला एरिया ही है, ठीक। मतलब कौन सा एरिया, कैसा एरिया, जैसा अगर कोई बोलता है ना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ऐसा, तो उस एरिया में जो फील्ड लाइन एक्चुअल में होगी, ठीक, उस एरिया में जाहिर सी बात है ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट पर फील्ड समान हो, ठीक। हर पॉइंट पर फील्ड समान होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हर पॉइंट पर फील्ड अगर समान है तो उसका जितना एरिया रहेगा मल्टीप्लाइड बाय जो वो फील्ड की वैल्यू है, वो अगर तुम करो तो तुम्हें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मिल जाएगी। या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर तुम्हें उस एरिया के थ्रू पता है और उस एरिया का अगर तुम डिवीजन लेते हो, डिनोमिनेटर में रखते हो, फील्ड लाइंस अपॉन एरिया अगर तुम करते हो तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी उस एरिया में, ठीक है बात। तो एरिया कितना है मेरे पास जहाँ पर वो फील्ड लाइंस मौजूद है, वो है 4πr²। ऐसा अगर मुझे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बातचीत करनी है, ठीक, तो उसके लिए मैं ऐसा देख सकता हूँ कि यहाँ पर हर पॉइंट पर देखो फील्ड की वैल्यू एक ही मिलेगी तुमको, हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू ई मिलेगी, हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू मिलेगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हर पॉइंट एक स्फीयर पर, हर पॉइंट ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लोकेटेड है, ठीक है। तो हर पॉइंट पर सिमेट्री की वजह से फील्ड तुम्हारे पास समान आएगी, ठीक है। उसी फील्ड को निकालने की बातचीत की जा रही है ना। अच्छा, तो उसको हम लोगों ने नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस की सहायता से किस प्रकार निकाल लिया, डेफिनेशन का यूज़ करके, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये बोल रहे थे ना हम लोग। तो ये जो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, कितने एरिया के थ्रू गुजर रही हैं, ये गुजर रही हैं 4πr² एरिया के थ्रू, ठीक। तो इस तरह से मैंने, तुम देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पहले मैंने ये डिफाइन की इस तरह से, ऐसा 1/ε मेरे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो मैंने ये एप्सिलॉन की डेफिनेशन दी है, ठीक। तुम्हें ये भी थोड़ी देर में पता चलेगा कि एप्सिलॉन वगैरह आया कैसे और पहले के लोगों ने ये डिस्कवरी की कैसे, कि उनको कैसे पता चला कि भाई 1/ε लिखना है कि एप्सिलॉन क्यू लिखना है ना। उन लोगों ने इस तरह से क्यों नहीं लिया कि भाई एप्सिलॉन क्यू कर देते हैं या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो भी तुम्हें पता चलेगा अभी थोड़ी देर में, देखते चलो। तो सबसे पहले तो मेरे पास फील्ड की वैल्यू आ जाती है Q/ε 4πr², ठीक। अच्छा, ये तो अगर मुझे फ्लक्स अगर पता है, ठीक है क्या, अगर मुझे नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस के बारे में अगर ज्ञान है तो मैं, है ना, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस के बारे में अगर मुझे पता है, यहाँ देखो, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस के बारे में अगर मुझे पता है तो मैं फील्ड ही निकाल सकता हूँ, ठीक। तो अगर मुझे मान लेते हैं फील्ड अगर पता है तो क्या मैं नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस निकाल सकता हूँ क्या। तो उसमें एक कैच है, बड़े ध्यान से समझो यहाँ पर, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फाई गिवन ई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो इसमें कैच ये है, जिस एरिया की मैं बातचीत कर रहा हूँ वो नॉर्मल एरिया होना चाहिए, यहाँ देखो, है ना। तो जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास ये एक एरिया है, ठीक। अब इसके थ्रू अगर तुम्हें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तुम्हें ऐसा बताया जा रहा है कि इस एरिया के हर पॉइंट पर जो फील्ड की वैल्यू है वो समान है, ठीक। ई है उसकी वैल्यू, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा है, ऐसा है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेनर सरफेस। और इसका एरिया तुम लोगों को दिया हुआ है, लेट्स से ए है, कैपिटल ए, ऐसा, ठीक। तो फ्लक्स तुम कैसे लिख दोगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये हो गया फ्लक्स। पहले सब पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, पहले सब पार्ट में हमने निकाला फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ फील्ड फ्रॉम फ्लक्स। अब देखो यहाँ, अगर मुझे फ्लक्स अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वो इस प्रकार से निकाला जा सकता है। इसमें इशू कहाँ पर आता है उस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखो। हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ऐसी है, मान लेते हैं कोई एंगल बना रही है, ठीक, ये ऐसा कुछ है ना, मान लेते हैं जो
एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है एन कैप वो इस लाइन के अलॉन्ग है ऐसा, ठीक, मतलब ये 90 डिग्री है ऐसा दे रखा है ना। अच्छा, तो ये बात ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, दिख रहा है, एक हो जाएगा तुम्हारा ये, लेट से अगर थीटा है तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक, दिस कंपोनेंट ऑफ फील्ड इज टेंजेंशियल टू सरफेस, समझ रहे हो बात। तो टेंजेंशियल होने की वजह से क्या होगा, ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ध्यान रखो, दिस कंपोनेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स। ध्यान रखना, ठीक। तुम इसको ऐसा देख सकते हो कि अगर मान लेते हैं जैसे खिड़की देखी होगी तुमने, खिड़की पर पानी किस तरह से फिसल जाता है ना, कोई भी पानी अंदर तो नहीं खिस रहा ना, खिड़की को छेदते हुए ऐसा फोड़ते हुए अंदर तो घुस नहीं रहा है। तो ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो जो लाइंस हैं वो एक्चुअल में अगर टेंजेंशियली अगर निकल जाएंगी किसी सरफेस के टेंजेंशियल ऐसा, तो भाई थ्रू तो नहीं गुजर रही वो, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखोगे कि जो फील्ड हमें मिलेगी बेसिकली वो एक तो नॉर्मल फील्ड मिलती है हमेशा, और अगर फ्लक्स अगर अपने को निकालना है, जैसे कि अभी इस केस में हम लोगों को निकालना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फील्ड का इस्तेमाल करना है फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है। यूज़ ओनली नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फील्ड टू कैलकुलेट फ्लक्स। Tangential component contributes nothing to flux, ध्यान रखना। अच्छा, तो ई साइन थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, मेरा ये कहना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस वैल्यू का तुम इस्तेमाल करोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस वैल्यू का तुम इस्तेमाल करोगे दैट विल बी ई कॉस थीटा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फ्लक्स। अगर कभी इस तरह की कोई सिचुएशन आई तो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं एंगल पर है अगर कुछ, है ना, और लेट्स से एन कैप के अलॉन्ग अगर नहीं है, तब तुम ई कॉस थीटा का इस्तेमाल करना, ठीक, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट का इस्तेमाल करना, है ना। तो फ्लक्स की जो वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, समझे। अच्छा, इसी का विपरीत एक और एक सिनेरियो देखो, ये हो गया केस 1, ठीक है, जब फील्ड कैसा तुम्हारे पास एक एंगल पर है, ठीक। अच्छा, इसी के जैसा एक दूसरा केस देखो, ये हो गया फ्लक्स, ठीक है, ये हो जाता है फ्लक्स। अच्छा, इसी के जैसा एक दूसरा सिनेरियो देखो, यहाँ पर मान लेते हैं इस बार एरिया ऐसा है, ये फील आ गई होगी मेरे ख्याल में तुम्हें, ऐसा इस प्रकार का कुछ है, मतलब जो नॉर्मल है वो ऐसा है एन कैप, ठीक। तो ये वाला भी एंगल तुम्हारे पास थीटा होगा बाय कॉमन सेंस, ठीक। अच्छा, मतलब अगर एरिया तुम्हारे पास ऐसा रहा होता या ऐसा अगर तुम्हारे पास एरिया रहा होता, तब तो उसका एन कैप तो ऐसा रहता ना, ये ऐसा बाहर की तरफ आता हुआ, समझ रहे हो, ओल्ड नॉर्मल ऐसा लिख देता हूँ मैं इसको, है ना, ये हो गया न्यू नॉर्मल, ठीक। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो, फील्ड मान लेते हैं ऐसी है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड है ऐसा, तो अभी फ्लक्स कैसे लिखोगे, तो वही बात है, बात ऐसी है, यहाँ पर जो अपने पास एरिया है ये ऐसा है ना, तो इसका जो नॉर्मल है ऐसा है, क्या फील्ड अपने पास ऐसी है। तो मेरा ये बोलना है कि हमेशा ओनली नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फील्ड contributes to flux.
ध्यान रखो इस बात का। तो क्या करें, ऐसा कर लो, ये हो गया ई कॉस थीटा, ये हो गया ई साइन थीटा। अब इन साहब का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, ठीक। तो जो चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है वो वाली फील्ड को लो, ये थीटा है ऐसा। तो देयरफॉर फ्लक्स है ना पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज कितना, एरिया, एरिया हो गया तुम्हारे पास ए टाइम्स ई कॉस थीटा ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को तुम दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। अगर मैं एरिया को ही रिजॉल्व अगर कर दूं, समझ पा रहे हो क्या, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ये मेरे पास एरिया है, तो इसके मैं दो कंपोनेंट बना लेता हूँ। देखो, एक ऐसा, ये ऐसा, और एक ऐसा, समझ रहे हो। ये ए है ना मेरे पास, ये ए, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ तुम देख सकते हो जो नॉर्मल एरिया है वो कितना है, देखो ये वाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारे पास ऐसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर तुम्हारे पास, तो फ्लक्स कैसे लिखोगे, फ्लक्स हो जाएगा ऐसा कुछ, फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक। तो इस तरह से तुम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिख सकते हो किसी भी एरिया के थ्रू, अगर वो किसी एंगल पर हो तो, ठीक, ध्यान रखो। अच्छा, तुम एरिया को भी, उसका एरिया का भी कंपोनेंट ले सकते हो, या तो फिर फील्ड का भी कंपोनेंट ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक। बट फ्लक्स लिखना आना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है, फ्लक्स लिखना आना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा देखो ध्यान से, मान लेते हैं मेरे पास एक सरफेस है, ये ऐसी है ना, लेट्स से ये ऐसी एक सरफेस है, ठीक, ये एक रैंडम सरफेस है एस। अब मान लेते हैं फील्ड लाइंस कुछ यहाँ से गुजर रही हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। लेट्स से मैंने एक बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रिप कंसिडर किया, है ना, इसके थ्रू कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही है ये मेरे को निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, तो ये इतना छोटा सा एरिया मैंने कंसिडर किया है, मान लेते हैं ds, कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी वो मतलब मान लेते हैं E एग्जिस्ट कर रही है, तो E कैन बी अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म ओवर सच एन स्मॉल एरिया ds, ठीक। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं जो नॉर्मल वेक्टर है ना, उसके और फील्ड के बीच में अगर थीटा का अगर एंगल अगर बन रहा होगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैं कितनी बोल सकता हूँ, इस छोटे से एरिया के थ्रू कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया टाइम्स एरिया, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया में ई का कौन सा कंपोनेंट लेना है अपने को ई कॉस थीटा उठाना है, ध्यान रखना, ई नहीं, ई कॉस थीटा, ठीक। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया टाइम्स एरिया, ऐसा। तो मेरे पास ये आ गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ गई। अच्छा, अब देखो फाई में कितना बोल सकता हूँ, इस पूरी चीज़ को अगर तुम इंटीग्रेट करते हो, ई कॉस थीटा डी एस, है ना, ओवर द सरफेस ऑफ इंडिकेटर, है ना, तो तुम्हें फ्लक्स थ्रू सरफेस वो मिल जाएगा। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फ्लक्स इज ऑल्सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 ठहरी, तो फ्रॉम 2 and 3 मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सॉरी फ्रॉम 1 and 2 मैं ऐसा बोल सकता हूँ that e cos theta ds is q upon epsilon। इस सारे बातचीत का यही समाधान निकला है, ठीक। अच्छा, इसे कहते हैं गॉस लॉ, ठीक। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ देखो वेरिएशंस कैसे कैसे हो सकते हैं, इसको रीड करने के दो तरीके बन सकते हैं। एक तो पहला फील्ड के रेस्पेक्ट में इसको करना, ई कॉस थीटा टाइम्स डी एस। अब देखो ये जो काम है ये किसके बराबर है, फ्लक्स के बराबर है। अच्छा, ध्यान से देखो, ये चीज़ है तुम्हारे पास कंपोनेंट ऑफ फील्ड विच इज़ द नॉर्मल कंपोनेंट,
और यहाँ दूसरा एक और गेम चल रहा है, दैट नहीं ठीक है, अभी तो बाद में इसको देखते हैं अपन, है ना। अच्छा, दूसरा तरीका इसको डिफाइन करने का ऐसा भी बन सकता है, ई टाइम्स डी एस कॉस थीटा। ठीक, ऐसा भी कर सकते हो तुम। और ये डी एस कॉस थीटा को, इनफैक्ट पूरी ही चीज़ को इंटीग्रेट ओवर द कंप्लीट सरफेस। ठीक, अच्छा अभी गॉस लॉ अगर तुम्हें लगाना, मतलब तुम एरिया का भी कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो, तुम फील्ड का भी कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो, बस जो ओवरऑल समरी है ना, वो ये है। ठीक, ये मुद्दा है। ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद फिर मैं एप्लीकेशंस लेना एक एक करके शुरू करता हूँ, ठीक है। ओके।